नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। चलिए 70 के संग्राम की बात करते हैं। एक तरफ कांग्रेस 2022 के चुनावी मैदान में उतर चुकी है, मगर कांग्रेस के कुछ विधायक पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने में लगे हुए हैं, क्योंकि मामला जसपुर का है। कांग्रेस विधायक हैं आदेश चौहान। सरेआम किसी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है जो उन्होंने कर दिया है। आदेश चौहान अपने काफिले के लोगों के साथ नाहेदी शुगर मिल पहुंचे। इस दौरान चीनी मिल के जीएम और चीफ इंजीनियर नदारद मिले। इतना काफी था कि विधायक जी ने चीनी मिल के अंदर मुआयना कर रहे और जैसे खबर मिली चीफ इंजीनियर विनीत जोशी वो उनके सामने आए। गुस्सा इतना आया कि लाल पीले होकर बाहर आए। चीफ इंजीनियर के साथ पहले बदसलूकी की और गालियों पर उतर आए। और यहीं तक बात नहीं रुकती है, मारपीट पर भी उतारू हो जाते हैं। डंडा घुसाल दिया ना मैंने, जानता मुझे है तैयार में अंदर घूम रहा हूँ पूरे व्यक्ति में। उसका भी वो गेर तक तो पड़ा नहीं उसके अंदर। इसका गेयर नहीं पड़ा था। चला इधर चल। तू ध्यान पाएगा कैसा बंद करो, समझ रहा है? साले मैं ध्यान नहीं जाता, परेशान हो रहे हैं। रात को बैठे हो बिलाजी क्या ना दूंगा बिलाजी क्या कह रहे क्या कह रहे प्लीज आपको शर्म नहीं आता? प्लीज झूठ बोलते हो तो कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के सभ्य विधायक को देख रहे थे आप। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड का। यूपी के साथ 21 साल से जो विवाद चला आ रहा था परिसंपत्ति का, सुलझाने के लिए लखनऊ में बैठक हुई है। इस दौरान सीएम धामी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल रहे। इस मीटिंग में परिसंपत्तियों का जो विवाद था उस पर ज्यादातर पर सहमति बनती हुई भी दिखाई दी। यूपी और उत्तराखंड के बीच लंबे समय से चल रहे परिसंपत्ति विवाद के निपटारे के लिए फिर से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई है। लखनऊ में हुए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में इसे लेकर अहम चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि परिसंपत्तियों के विवाद को लेकर ज्यादातर मामलों पर सहमति बन गई है। मीटिंग में तय हुआ है कि यूपी को उसके काम की जमीन दे दी जाएगी, जिसमें 1700 आवास भी शामिल है। 15 दिनों के भीतर दोनों राज्यों के अफसर इसका सर्वे कर प्रॉपर्टी चिन्हित कर लेंगे। इसके साथ ही बनबसा और किच्छा बैराज का पुनर्निर्माण यूपी सरकार कराएगी। उत्तराखंड परिवहन निगम को यूपी सरकार 205 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। आवास विभाग की देनदारी दोनों राज्य मिलकर करेंगे। हरिद्वार का अलकनंदा होटल उत्तराखंड को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया महीने भर के भीतर पूरी हो जाएगी। किच्छा बस स्टैंड उत्तराखंड की प्रॉपर्टी होगा। वन विभाग को 90 करोड़ का भुगतान यूपी सरकार करेगी। गंग नहर में स्पोर्ट्स एक्टिविटी को इजाजत दी गई है। जितने भी प्रकरण लंबित थे सारे मामले निस्तारित हो गए हैं और जो बचे हुए हैं कुछ मामले वो अगले 15 दिनों में उनमें दोनों राज्यों की सरकारें ज्वाइंट सर्वे करेंगी, दोनों के विभाग ज्वाइंट सर्वे करेंगे। उसके आधार पर जैसे सिंचाई विभाग है, सिंचाई विभाग में 5700 हेक्टेयर भूमि है और 1700 मकान है। जितनी उत्तर प्रदेश को आवश्यकता होगी उत्तर प्रदेश को मिल जाएगी और बाकी उत्तराखंड को होगी। मगर बड़ा सवाल ये है कि इस विवाद के निपटारे के लिए इससे पहले भी कई बार बैठक हो चुकी है, मगर समाधान आज तक नहीं निकल सका। 21 साल का उत्तराखंड, 20 से ज्यादा बैठकें और 20,000 करोड़ से ज्यादा की परिसंपत्तियों का विभाजन, देनदारी, तमाम ऐसे देय हैं जो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को मिलने हैं।
तमाम बैठकें हुई मायावती के साथ, मुलायम सिंह के साथ, अखिलेश यादव के साथ, तमाम अलग अलग सरकारों में अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने आपस में परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर, उनके निस्तारण को लेकर बात तो की, लेकिन उसके बाद नतीजा बहुत ज़्यादा सुखद नहीं रहा। और इसकी खास वजह यह है कि मीटिंग करने के बाद और मीटिंग का एक चर्चा हो जाने के बाद उसकी पैरोकारी उत्तराखंड से हमेशा के लिए बहुत कम होती रही। उत्तराखंड और यूपी के बीच पिछले 21 सालों से परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर विवाद है। उत्तराखंड सिंचाई विभाग की करीब 13,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि, 4,000 से अधिक भवनों पर अभी भी यूपी का ही कब्जा बरकरार है। हरिद्वार में कुंभ मेला, कांवड़ मेले की 697 हेक्टेयर भूमि पर यूपी सिंचाई विभाग का कब्जा है। 500 करोड़ की संपत्ति उत्तराखंड परिवहन विभाग की विवादित है। टिहरी डैम पर अभी भी उत्तर प्रदेश का मालिकाना हक है। इससे यूपी 1,000 करोड़ रुपए सालाना राजस्व ले रहा है, जबकि उत्तराखंड को टिहरी बांध से 12.5% रॉयल्टी मिलती है। उत्तराखंड की भाजपा सरकार को कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा। अगर ये परिसंपत्तियों का निस्तारण होकर शासनादेश जारी नहीं हुआ तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के हमलों का सामना करना पड़ेगा। और एक बात और इसमें मैं जोड़ देता हूं कि अगर पुष्कर सिंह धामी इस सारी चीज़ों को कराने में कामयाब हो गए तो वो एक लंबी लकीर यहाँ की राजनीति में खींचकर आगे बढ़ेंगे। अब देखना यही है कि दिसंबर माह जो अभी बचा हुआ है चुनाव आचार संहिता से पहले, उस समयावधि में ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं या नहीं। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठौर। तो यूपी के सीएम योगी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की क्या बातचीत हुई है, इसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत हुई है एबीपी गंगा पर भी, और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने उनसे बातचीत की। आप भी देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं। आज उनकी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई, जानते हैं मुलाकात हुई तो क्या बात हुई। पिछले 21 वर्षों से बहुत सारी परिसंपत्तियों के बंटवारे पर बात चल रही थी और आज वो बंटवारे पर सहमति बन गई है। सारी परिसंपत्तियों का जो भी बंटवारा होना है, जो उत्तराखंड को मिलनी है उत्तराखंड को मिल जा रही है, और जो उत्तर प्रदेश को आनी है उत्तर प्रदेश को आनी है। दोनों पर आज क्लियरिटी हो गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो कौन कौन से मामले प्रमुख रूप से रहे? सबसे बड़ा मामला था हमारा सिंचाई विभाग का, जिसमें 5700 हेक्टेयर भूमि जो है अभी दोनों राज्यों के निपटारे के बीच में थी। तो उसमें ये सहमति बनी है कि एक ज्वाइंट सर्वे होगा और 15 दिन के अंदर 5700 हेक्टेयर भूमि और साथ में 1700 मकान, जो उत्तर प्रदेश को आवश्यकता होगी उत्तर प्रदेश उसको ले लेगा, और जो उनकी आवश्यकता नहीं होगी या उनकी आवश्यकता से बाहर का होगा वो सब उत्तराखंड को आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपसे बात हुई हमारी। और कैमरामैन मेहदी हसन के साथ वीरेश पांडे, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो यूपी के साथ परिवहन निगम की भी परिसंपत्ति का विवाद है। परिवहन निगम की परिसंपत्तियों में उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड की करीब 800 करोड़ रुपए की देनदारी है, जिसका हल अब जाकर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2003 में निगम बना और केंद्र सरकार ने ये तय किया कि जो केंद्रीय परिसंपत्तियां हैं जो 4 हैं, उत्तराखंड परिवहन निगम के हिस्से में उसका 13.36 हिस्सा आएगा, लेकिन 2003 से अब तक वो जो बाज़ार मूल्य है वो भुगतान नहीं हो पाया। वो करीब 50,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हैं और उसका शेयर जो है उत्तराखंड परिवहन निगम के लिए करीब करीब 800 करोड़ रुपए मिलता है। और जब ये शेयर नहीं मिला तो कर्मचारी यूनियन ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई और हाई कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में निर्णय किया और केंद्र सरकार ने दोबारा जो है उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया कि आप 800 करोड़ रुपया भुगतान करो। अच्छा, इसी बीच परिसंपत्ति विवाद पर ही कांग्रेस और आप ने बीजेपी सरकार पर निशाना साध दिया। इनका कहना है कि सिर्फ चुनाव जब करीब आते हैं और तब सत्ताधारी दल परिसंपत्ति विवाद के मामले को सियासी फायदे के तौर में बदलने की कोशिश करते हैं। पिछले पूरे 5 साल के अंदर इस मुद्दे पे कोई बात करते हैं, लेकिन सिर्फ ये अपने सैर सपाटे के लिए लखनऊ जा रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। अगर ये उसमें ये चाहते हैं कि परिसंपत्ति का बंटवारा हो तो इनको अविलंब कर देना चाहिए था,
क्योंकि अब राज्य के अंदर चुनाव होने जा रहा है। ये चाहते हैं कि भाई इस मुद्दे को भी छेड़ दें। जिस प्रकार से इन्होंने कहा था कि हम 15 लाख रुपए देंगे लोगों को, 2 करोड़ बेरोजगारों को, युवकों को रोजगार देंगे, उद्योग धंधे लेके आएंगे, काला धन लेके आएंगे, दुनिया भर के इन्होंने वादे प्रदेश की जनता के साथ किए हैं। इनके जुमले को राज्य की और देश की जनता भली भांति समझ चुकी है, अब इनके बहकाव में आने वाले नहीं है। राज्य विभाजन के समय तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने गलत समझौता कराकर ये विवाद खड़ा किया था और 21 साल तक सरकार चुप रही, एक शब्द नहीं बोला, जबकि पिछले 5 साल से इनके पास ट्रिपल इंजन की सरकार है। अगर चाहते तो सारे परिसंपत्ति विवाद सुलझा पाते। आज जब चुनाव में केवल 2 महीने का समय बाकी है और भारतीय जनता पार्टी की हार सामने दिखाई दे रही है, तो मुख्यमंत्री धामी जी बंदर दौड़ लगाकर सीधे लखनऊ पहुंचे हैं। क्या आप मानते हैं कि इन 15 दिनों में हमारा 5,500 हेक्टेयर जमीन का जो हरिद्वार वाला विवाद है सुलझ जाएगा? क्या परिवहन का विवाद 15 दिन में सुलझ जाएगा? क्या डैम जो हमारे टिहरी हो, चाहे बनबसा, कालागढ़, बाजपुर डैम हो, इनका मुद्दा 2 महीने में सुलझ जाए? देहरादून से बड़ी खबर है, 23 नवंबर को धामी कैबिनेट की बैठक होनी है, ये खबर मिल रही है। शाम 4 बजे सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग होगी और माना जा रहा है कि कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल जिले में भाजपा युवा मोर्चा की कार्य समिति आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की यूथ विंग बड़ी मजबूत है। 2022 के चुनाव को देखते हुए यूथ जो कार्यकर्ता हैं वो एक्टिव हो जाएं, ऐसी अपील की उन्होंने। युवाओं को जोड़ने के लिए, युवाओं के बीच में देश और समाज का संस्कार देने के लिए युवा मोर्चा बहुत मजबूती से हमारे देश में काम कर रहा है पार्टी में। और नैनीताल जिले का युवा मोर्चा भी हमारा अपने जिला अध्यक्ष हमारे रजवार जी की अध्यक्षता में यहाँ पर चल रहा है। और आने वाले 2022 के चुनाव में युवा मोर्चा कमर कस करके 2022 में फिर से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। उधर आप नेता कर्नल अजय कोठियाल टिहरी दौरे पर रहे। इस दौरान बसपा के जिला अध्यक्ष दिनेश कोहली और विजय प्रकाश शाह के नेतृत्व में 150 लोगों ने आपका दामन थाम लिया है। सभा को संबोधित करते हुए कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि पहाड़ की महिलाएं मजबूती का प्रतीक हैं, उनके लिए काम करना मेरी प्राथमिकता है। उस यूथ फाउंडेशन से आज तक पिछले 5-6 साल में दिल्ली से खबर मिल रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 21 नवंबर को हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। इसके साथ ही केजरीवाल हरिद्वार में एक बड़े रोड शो में भी शामिल होंगे। केजरीवाल के दौरे को लेकर आपने तैयारियां शुरू कर दी। हरिद्वार उत्तराखंड का हृदय है और उसी हृदय की महान जनता के दर्शन के लिए अरविंद केजरीवाल जी 21 नवंबर को हरिद्वार आ रहे हैं, जहां पर वो एक रोड शो करेंगे, एक प्रेस वार्ता होगी और कई मीटिंगें तय हैं। तो सारा कार्यक्रम एक दिवसीय कार्यक्रम है, पूरा कार्यक्रम रहेगा उस दिन। अल्मोड़ा की सोमेश्वर विधानसभा सीट का हाल। इस सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। रेखा आर्या विधायक है। अल्मोड़ा विधानसभा सीट सूबे के हॉट सीट में शामिल है। यहां से महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य विधायक है। सोमेश्वर विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2002 में हुए चुनाव में कांग्रेस के प्रदीप टम्टा और भाजपा के राजेश कुमार के बीच मुकाबला हुआ, मगर प्रदीप टम्टा 883 वोटों से चुनाव जीत गए। 2007 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अजय टम्टा को टिकट दिया। अजय टम्टा ने कांग्रेस के प्रदीप टम्टा को 1513 मतों से मात दे दी। 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने फिर से अजय टम्टा और कांग्रेस ने रेखा आर्य को मैदान में उतारा, मगर अजय टम्टा ने रेखा आर्य को चुनाव हरा दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अजय टम्टा को मैदान में उतार दिया। अजय टम्टा लोकसभा चुनाव जीत गए, इसलिए इस सीट पर उपचुनाव कराए गए। उपचुनाव में कांग्रेस की टिकट पर रेखा आर्य चुनाव जीत गई। रेखा आर्य कार्यकाल पूरा करने से पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। 2017 के चुनाव में रेखा आर्य को भाजपा ने टिकट दिया, जबकि कांग्रेस से राजेंद्र बाराकोटी मैदान में उतरे। रेखा आर्य महज 710 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गई।
रेखा आर्य का कहना है कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के काफी काम करवाए हैं, इसलिए जनता इस बार भी उनका ही साथ देगी। भेटा बरसीला सड़क है जो इतिहास में पहले कभी वो सड़क नहीं पहुंच पाई, हमने वो सड़क पहुंचाई है। इसके अतिरिक्त अन्य विधानसभा क्षेत्र, अन्य मंडलों की यदि मैं बात करती हूं तो चाहे वो हमारी पंपिंग पेयजल योजना हो, चाहे वो हमारी सिंचाई पंपिंग योजना हो, चाहे वो हमारी सड़कें हों, चाहे वो हमारे अस्पताल हो या विद्यालय हों, और महाविद्यालयों में फर्नीचर पहुँचाने की बात हो, तो हर प्रकार से जो है विकास कार्य को सुनिश्चित किया। रेखा आर्य अपने विधानसभा क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं। उनके काम करने के तरीके से लोग काफी प्रभावित हैं, मगर इस बार कांग्रेस भी पहाड़ पर पूरी ताकत के साथ डटी हुई है। अब आपको दिखाते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट का रिजल्ट क्या रहा। बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर रेखा आर्या की जीत हुई थी। उन्होंने राजेंद्र बाराकोटी को इस चुनाव में मात दिया था। तो देखिए, अगर आप देखें और समझें तो मंत्री रेखा आर्या कहती हैं कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के बहुत सारे काम कराए हैं, मगर विपक्ष के नेता हैं जो उनके दावों पर सवाल उठाते हैं। मंत्री जी ने जितनी घोषणाएं करी हैं उन घोषणाओं को हम 80% धरातल पर उतार पाए हैं। यदि सोमेश्वर मंडल की बात करती हूं तो महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है सोमेश्वर अस्पताल का उच्चीकरण है, और अब वो 50 बेड के अस्पताल के साथ में उसमें विभिन्न पदों का सृजन जो है उसमें होने जा रहा है, और एक उसमें जो पूर्वज जारी हो गया था 10 बेड का था, उसे अब बढ़ा दिया गया है कैबिनेट ने। एक महिला बेस हॉस्पिटल की घोषणा की थी, आज तक वो धरातल पर नहीं उतरा है। और आपके कंडार कुआं पट्टी की बात करें, वहाँ की सड़क आपके काकड़े घाट से लेकर के शीतला खेत तक जो सड़क है मटीला सूरी गढ़सियारी होते हुए, तो उस सड़क की भी दुर्दशा बिल्कुल ख़त्म है। और तमाम ITI की उस समय घोषणाएं थी, और आज तक न काकड़े घाट का ITI खुला, न ताकुला वसूली का ITI खुला। ये भी तो जानते हैं कि सोमेश्वर जो क्षेत्र है, यहाँ की जनता के बीच बड़े मुद्दे कौन से हैं, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। सोमेश्वर में किसानों की मंडी नहीं है, ये एक बड़ी समस्या है। पिछली सरकार के समय स्वीकृत की गई योजनाओं पर काम नहीं होता दिखाई दिया है, लोग परेशान हैं। सोमेश्वर विधानसभा में ताकुल में पॉलिटेक्निक की जो हालत है वो बड़ी खराब बताई जाती है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की मांग है जो पूरी नहीं हुई है। सड़क, फसलों की सिंचाई की व्यवस्था भी ठीक नहीं बताई जाती है। ये तो यहाँ कर बड़े मुद्दे हैं, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि स्थानीय लोग मंत्री रेखा आर्या के कामकाज को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। और यहाँ पर जो है पंपिंग योजना हो गई, और जो है सड़कों का जो निर्माण हो रहा है, गांव-गांव में सड़कें बन रही हैं, ऐसी कितनी छोटी छोटी जो है समस्याएं अभी पूरी हो चुकी है। जिसको कुछ मिल रहा है, 2-4 लोग होते हैं उनके गैंग में, उनको मिल रहा होगा, हमें कुछ नहीं मिल रहा। हम देखो अभी बैग पकड़ के जा रहे हैं हम बाहर यहाँ से, है ना, हम तो अभी भी भटक रहे हैं, 2 साल से भटक रहे हैं हम। जो भी सरकारें अभी तक आई, किसी ने मंडी के बारे में नहीं सोचा कि यहाँ पर एक मंडी बनाई जाए जिससे कृषकों को लाभान्वित होना पड़े। सोमेश्वर नाली की समस्या ये है, बाजार में पानी नहीं है और हॉस्टल में डॉक्टर नहीं है।